हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के नए विषय को पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है हमारी कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए प्रयोग की जाती है पाठ्यपुस्तक। इसमें आज हम विषय पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसको आप ध्यान से सुनिए व समझिए, और जो मैंने लिखा हुआ है आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो सकते हैं। देखिए, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। ये लाइनें रघुवीर सहाय जी ने लिखी हैं, जो हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार हुए हैं। देखिए, जैसा कि इसका विषय ही है विभिन्न माध्यमों के लिए आयाम, ठीक है, तो ये इसमें हम जनसंचार के बारे में और उनके लेखनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अलग अलग जनसंचार माध्यम और उनके लेखन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार, पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली होती है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए अगर हम लिखें तो उसकी एक अलग कला होती है। मतलब दोनों में लिखना अलग अलग होता है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखनों के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त जो पाठक होते हैं, यानी जो पढ़ने वाला है, श्रोता यानी जो सुनने वाला है, और दर्शक जो देखने वाला है, इनकी हमें ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से शुरुआत करते हुए हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो देखिए, पहले हमारे विभिन्न माध्यम क्या होते हैं और उनके क्या क्या लेखन है। प्रमुख जनसंचार माध्यम: प्रिंट, टीवी, टेलीविज़न और इंटरनेट। ठीक है। दूसरा हमारा प्रिंट मुद्रित माध्यम। तीसरा हमारा रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, फिर इंटरनेट पत्रकारिता, और हिंदी नेट संचार। ये हमारे जो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। इन सबको हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रमुख जनसंचार के प्रमुख जो माध्यम है कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रिंट मतलब मुद्रित माध्यम, लिखने वाला माध्यम है ना। रेडियो मतलब सुनने वाला, टेलीविज़न मतलब देखने वाला, और इंटरनेट ये जो है प्रमुख माध्यम माना गया है। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए हम टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पे भी समाचार पत्रों को सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर होता है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए, निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति हमें कई अंतर दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, इंटरनेट पे कुछ ढूंढते हैं, या हम अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो हमें सब में अलग अलग अंतर दिखाई देता है। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए और इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधाएं उपलब्ध रहती है। समाचारों की लेखन शैली और प्रस्तुति में जो फ़र्क नज़र आता है, वो इन सबको जब हम ध्यान से सुनेंगे तभी हमें समझ में आ पाएगा। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सभी माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब हम हर माध्यम की विशेषता, उसकी खूबियाँ और उसकी कमियों के बारे में परिचित हो, या हम उन कमियों को जान सकते हैं और समझ सकते हो। हर माध्यमों को अपनी कुछ ना कुछ खूबियाँ भी होती हैं और कमियाँ भी होती हैं। खबर लिखते समय हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि माध्यमों की ज़रूरत को हम समझें और हम देखें कि उसकी कमियाँ और खूबियाँ क्या क्या हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की अब कमियाँ और खूबियाँ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हमारा रोज़ कम या ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब क्या होगा। शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि सवाल को कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभवतः हम ये भी कह सकते हैं कि टीवी ज़्यादा पसंद है ना, किसी को रेडियो ज़्यादा पसंद होगा, और हो सकता है किसी को इंटरनेट ज़्यादा पसंद हो।
हमारा दोस्त जो रेडियो और अपने पढ़ने में कमरे में फुर्सत में कुछ और काम करते हुए सुनता हो, है ना। कई बार होता है कि हम फुर्सत में बैठ के रेडियो सुन सकते हैं, कई बार होता है कि हमें साथ में बैठकर टीवी देखना या अखबार पढ़ना अच्छा लगता है या पत्रिकाएं पढ़नी अच्छी लगती हैं। जबकि कोई हमारा और कोई दोस्त है वो इंटरनेट पे चैटिंग करते हुए या कुछ पढ़ते लिखते हुए देखना उसको अच्छा लगता हो। तो हम ये कह नहीं सकते कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ समझ में आएगी या क्या अच्छा लगता है। हर किसी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं, खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों और ज़रूरतों और उनकी पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों और ज़रूरतों के और स्वभाव के मुताबिक ही माध्यमों को चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि माध्यमों की अपनी भी कुछ विशेषताएं, खूबियां होती हैं या कमियां भी होती हैं, जिनके कारण हम कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है और किसी को कम आता है। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है। हम ये नहीं कह सकते और दूसरा कम, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमें समझ में आया वो बेहतर है और जो दूसरे को समझ में आ रहा है वो ख़राब है। नहीं, इनकी क्योंकि सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और सबकी अपनी अपनी कमियाँ होती हैं। तो हम क्या होता है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क चाहे जितना भी हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक ही होते हैं और सहयोगी होते हैं। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। रेडियो पर खबरें सुनते हुए जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं। इंटरनेट इंटरैक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हमें सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच सकते हैं। जिस किसी भी विषय पर हमें जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच जाते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन सभी की हमारी दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यमों होने के बावजूद भी हमें इनसे कोई भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि लगातार इनका विस्तार और विकास ही हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बच्चों, इसमें ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा माध्यम ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें अच्छा लगता है वही बेस्ट है। सारे माध्यम बेस्ट हैं, सारे ही हम तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें ये जो विभिन्न माध्यम है हमारे पास, हम एक एक करके इनके माध्यमों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंट, मुद्रित माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखानी यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीरें बदल दी हैं। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की एक अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया, यहाँ तक कि मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार भी हुआ है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या क्या हैं। प्रिंट माध्यमों में छपे शब्दों में स्थापित होता है। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। ये लिखित भाषा का विस्तार, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित होती है। मतलब हमें इससे हमारी लिखित भाषा में भी इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब कई नए शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कई हमें पढ़ने की आदत में भी सुधार आता है हमारा। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे जो हमें प्रिंट मीडिया के या प्रिंट माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्व स्फूर्ति होती है, जिसे लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा के रूप में लिखना पड़ता है और अधिक से अधिक लोग इसे समझ पाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रिंट माध्यमों की सीमाएं, कमियां क्या क्या हैं। निरक्षर के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं। देखो, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेकार है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनकी शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है।
पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचारित नहीं कर सकता। मतलब अखबार में जो भी चीज़ें आएंगी वो देर से आएंगी, जबकि रेडियो, टीवी और इंटरनेट पे जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं। तो जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक जो पत्रिका है वो सप्ताह में एक बार निकलती है, तो इसमें कई बार हमें दिक्कत आ जाती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह से अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन में वो गलती चली गई तो वह अशुद्धि रहेगी। उसको सुधारने के लिए अगला अंक का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। भाषा सरल, सहज व बोधगम्य होनी चाहिए। शैली रोचक होनी चाहिए। विचारों में प्रवाहमयता और तारतम्यता होनी चाहिए। ये नीचे मैंने प्रिंट मीडिया के आपको 2 उदाहरण दिए हैं। इसमें आप देखिए जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज ऑस्ट्रेलिया में मिला तो उसके लिए कैसे खबर लिखी गई थी, और देश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी मिली तो उसके लिए अगर खबर लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। अब बच्चों अगला हमारा माध्यम है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने वाला। इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुनते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से अखबार के पाठकों को भी सुविधा उपलब्ध रहती है कि वह अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कोई भी चीज़ को पढ़कर सुन सकते हैं। मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सुन सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आती तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकते हैं, शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन रेडियो के श्रोताओं को सुविधा उपलब्ध नहीं होती। मतलब जब हम अखबार पढ़ रहे हैं तो हमें कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो हम किसी से पूछ लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन जब रेडियो में एक चीज़ बोल दी गई तो हमें वो दोबारे मतलब उसका दोबारे सुनने को नहीं मिलती है वो। तो अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुना जा सकता। एक निश्चित समय होता है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और जब वो आए हमें तभी उसे सुन सकते हैं। हम उसे उसकी खबर को दोबारा भी नहीं सुन सकते। तो हमें उसका मतलब बुलेटिन का जो प्रसारण समय होता है उसका इंतज़ार करना होता है, और शुरू से लेकर अंत तक उसको ध्यानपूर्वक हमें सुनना होता है। अगर शब्दकोश में अगर जैसे कोई शब्द है या कोई वाक्यांश है जिसका हमें अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो उसका अर्थ अगर हम ढूंढने लगेंगे तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा, तो हम ये काम इसमें नहीं कर सकते। जबकि हम ये प्रिंट यानी अखबार में हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय की जाती है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। नेक्स्ट है इसका रेडियो समाचार की संरचना जो है कैसे की जाती है। देखिए रेडियो समाचार के लिए अखबारों के कई मामलों में भिन्न होता है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड मतलब इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली यही मानी जाती है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों के लिए सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। इस शैली को देखिए 3 भागों में बांट दिया गया है। इंट्रो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों बताया जाता है। ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। दूसरा है बॉडी। इस भाग में समाचार में विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम को लिखा जाता है। और तीसरा है समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
इसमें प्रासंगिक तथ्यों और सूचनाएं दी जा सकती हैं। रेडियो समाचार के इंट्रो के उदाहरण दिए हैं मैंने, देखिए ज़रा 2 उदाहरण दिए मैंने यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिला और 3 बच्चे शामिल थे। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप ये थोड़ा समझ सकते हैं कि रेडियो में कैसे इंट्रो दिया जाता है। अब इसमें थोड़ा देखिए अंत में हम क्या देखते हैं कि रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें जो हमें ध्यान रखना होता है क्या होते हैं। पहले साफ सुथरी और टाइप कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसकी घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, वो हम भूलें नहीं, है ना। समाचार वाचक जो भी है वो उसको पढ़ते हुए स्पष्टता से पढ़े कि श्रोताओं तक वो आसानी से पहुंच सके, उनको वो बता सके। उसे समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि पढ़ने में कहीं भी उसे कोई रुकावट या दिक्कत ना आए। ठीक है। बार बार अटकने के लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी को कंप्यूटर पे ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों और पर्याप्त हाशिए में छोड़ देने चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठों के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। और समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द संक्षिप्तशर यानी एब्रीवेशंस में जो है नहीं लिखे नहीं चाहिए, जिससे पढ़ने में मतलब जवाब में लड़खड़ाने लगे। ठीक है। पूरा प्रॉपर लिखा हो ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ सकें और जो दूसरा उसको सुन रहा है उसको वो समझ में आ सके। दूसरा इसका हेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्तशर का प्रयोग, मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना। तो रेडियो में अखबारों की तरह हेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो श्रोताओं के लिए समय जो है वो फ्रेम हमेशा आज होता है। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले बुधवार, अगले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप जब समाचार बोलेंगे रेडियो पे तो वो बेहतर होगा। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको ये 2 विविध आयाम जो है मैंने आपको बताए हैं। बाकी जो विविध आयाम बचे हैं, जो हमारे जो ये बाकी माध्यम जो बचे हैं हमारे, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी। तो आप इतना पढ़िए, इतना समझिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये विषय जो है समझ में आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ताकि आगे से आगे आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये पहुंच सके। धन्यवाद।